हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे वंस अगेन। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर सेकेंड जुलाई 2019 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना होता है कि कई बार ऐसा हो रहा होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, उनमें से 2 से 3 ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होता है, सही विकल्प का चुनाव करना होता है, करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानना है हमें। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत जो दिया था उन्होंने, नैतिक विकास का सिद्धांत, उसमें हमें बताना है कि किस नैतिक तर्क की अवस्था में इस बात को शामिल किया जाएगा। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम खुद ही चुन रहे हैं कि क्या नैतिक सिद्धांत होना चाहिए पूरी मानवता के लिए, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। बिल्कुल वैध होता है। जो हमारे लिए नैतिक मूल्य होंगे, उस प्रकार से हम जो खुद ही चुनते हैं, उस प्रकार हम बोलते हैं कि ये सारे मानवता के लिए होंगे, संपूर्ण मानवता के लिए भी वैध होते ही हैं वो। इस प्रकार की हमारे पास वैल्यू आ जाती है उस टाइम में, उस अवस्था में, कि हम संपूर्ण मानवता के लिए सोचने लगते हैं और वो संपूर्ण मानवता के लिए वैध भी होता है। तो हमें बताना है कि कोलबर्ग के नैतिक तर्क की किस अवस्था में यह आएगा। सबसे पहला है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें तो ये बाहरी लोगों के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि हमारा नैतिक तर्क क्या होगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में हम समाज के नियमों द्वारा निर्धारित होती है हमारी नैतिक तर्क। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ऑप्शंस इस अवस्था में नहीं आते हैं। यहाँ पर तो हम खुद ही निर्धारित करते हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए नैतिक तर्क क्या होगा, अर्थात ये वैध भी होता है। तो ये समाज के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर समाज क्रम व्यवस्था भी नहीं है क्योंकि ये समाज में ही आ रहा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, हमने तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं और स्वाभाविक रूप से चौथा ऑप्शन ही सबसे उचित विकल्प है। फिर भी हम देख लेते हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में ऐसा हमारा नैतिक तर्क आ जाता है कि हम जो भी सोचते हैं नैतिक रूप से, वो संपूर्ण मानवता के लिए वैध भी होता है। चलिए हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके सोपान हैं, कोलबर्ग ने दिए हैं। पूर्व परंपरागत स्तर में इस प्रकार से उन्होंने कहा है: दंड सापेक्ष अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। परंपरागत स्तर में उन्होंने कहा है इस प्रकार कोलबर्ग ने 3 प्रकार के स्तर दिए हैं और उन्होंने 2-2 सब स्टेज उन्होंने डिवाइड कर दिया है इन्होंने। और फिर सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता के बारे में बात करते हैं और अंत में वे कहते हैं कि जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता होती है या अभिविन्यास होता है, उसमें जो है मनुष्य जो भी सोचता है, जो भी तर्क करता है नैतिक रूप से, वो सभी संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है और वो आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में। इस प्रकार फ्रेंड्स, इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? आपको बताना है कि जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था आती है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या कौन सा गुण आ जाता है बच्चों में, हमको बताना है। क्या एनिमिस्टिक थिंकिंग आ जाती है, सजीवात्मक चिंतन आ जाता है, क्या सुरक्षित रखने की योग्यता आ जाती है, क्या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क आ जाता है, तृतीयक वर्तुल प्रकृति क्रियाएं आ जाती है, ये हमें बताना है। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस अवस्था के बारे में। मूर्त सक्रिय अवस्था या पीरियड ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, यह 7 से 12 साल तक चलती है बच्चों में।
तो इसमें होता है कि जो जोड़ना घटाना इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये कर सकते हैं, लेकिन उनमें शाब्दिक स्टेटमेंट के आधार पर मानसिक क्रियाएं करने को कहा जाए तो वे नहीं कर सकते हैं। शाब्दिक कथन के बारे में वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार यदि गणित के हम प्रश्न देते हैं उन्हें शब्द के रूप में तो वे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चों प्राइमरी स्कूल में है, ये प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, तो प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, ये वर्बल कथन नहीं दिए जाते हैं, उनको सीधा सीधा हम दे देते हैं कि आप ये सब जोड़ के दिखाइए और वो करते हैं। शाब्दिक कथन हम नहीं देते हैं उनको ऐसा करने के लिए। और इस दौरान 3 मानसिक गुण हासिल कर लेते हैं, मानसिक निपुणता हासिल कर लेते हैं बच्चे। वो है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट आ जाती है, कि विचारों की विलोमता आ जाती है, कि बच्चे यदि गिलास में उन्हें पानी दिया जाए और उसे थाली में डाल दिया जाए, यदि उनसे पूछा जाए कि किस में ज़्यादा है तो ये इस प्रकार वे बता देते हैं कि दोनों में सेम ही है। इस स्टेज में ये गुण आ जाता है उनका। कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है, कि इस प्रकार से वे थाली और इसमें डिफरेंस करने लगते हैं, पता चल जाता है उन्हें कि ये बिल्कुल सेम ही है, हमें उल्लू बनाया जा रहा है इस प्रकार करके, कि हमने इस प्रकार पानी रखा और थाली में डाल दिया, तो ये बिल्कुल कंजर्व कर लेते हैं। इस प्रकार का गुण आ जाता है। क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है, वर्गीकरण का गुण आ जाता है, पार्ट होल कंसेप्शन आ जाता है, विलोम जो पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग करने लगता है बच्चा। तो इस प्रकार आपको ये डिटेल से देख लेना है, इस स्लाइड में बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो क्वेश्चन आया है वो आया है संरक्षण के गुण से। तो इस स्टेज का गुण जो है एक संरक्षण का गुण है और वहीं से ये प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ सुरक्षित रखने की योग्यता, एबिलिटी टू कंजर्व इंग्लिश में अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे एवं लेव वाइगॉट्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में कि ये क्या कहते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि ये बोलते हैं उनका सिद्धांत यह समझने में भी मदद करता है कि बच्चे कैसे ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार इसे रचनावाद के एक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, रचनावाद होता है। पियाजे और वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि बच्चा अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है और अपने ज्ञान की रचना करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है खुद ही, यदि उसे अच्छा परिवेश दिया जाए। तो इस प्रकार वे बोलते हैं कि बच्चा वैज्ञानिक होता है, अन्वेषण से सीखते हैं बच्चे। इस प्रकार कहते हैं दोनों, पियाजे भी और वाइगॉट्स्की भी। तो क्वेश्चन इसी से आया हुआ है कि कौशलों के अर्जन के बारे में बात करते हैं क्या पियाजे और वाइगॉट्स्की? क्या प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन के बारे में बात करते हैं? क्या निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं? या सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं? बिल्कुल पियाजे और वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि जो बच्चा है वो एक्टिव होकर, सक्रिय होकर विनियोजन से अर्थ निर्माण करता है, कंस्ट्रक्ट करता है अपने नॉलेज को। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। ये सब इनके बारे में बात नहीं करते हैं पियाजे और वाइगॉट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना। समाचार पत्रों से जो कहानी है, कतरन है, जो भी हम उसमें कट कर दे रहे हैं, उनको कहानियां जो भी वहाँ पर हैं प्रस्तुत कर रहे हैं हम कक्षा में, और उसमें क्या है, पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। यानी कि ऐसा हम दिखा रहे हैं, ऐसा न्यूज़पेपर है हमारे पास कि जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल खेल खेल रही हैं, अच्छे से क्रिकेट खेल रही हैं। तो इस प्रकार गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित कर रहे हैं, और जो पुरुष है वो चित्रकारी कर रहे हैं। इस प्रकार के हमने चित्र काट करके कक्षा में हम दिखा रहे हैं। तो ये निम्नलिखित में से किसके लिए प्रभावी रणनीति हमें बताना है कि किस प्रकार हम बताना चाहते हैं कक्षा में, या अलग जहां भी हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये सब कट करके। लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल हम बढ़ा नहीं रहे हैं, घटा रहे हैं। हम तो ये कम करने का प्रयास कर रहे हैं कि पुरुष है जो चित्रकारी कर सकते हैं, महिलाएं हैं वो क्रिकेट भी खेल सकती हैं। इस प्रकार हम दिखा रहे हैं। जेंडर स्थिरता बढ़ा भी नहीं रहे हैं हम,
क्या हम जेंडर कांस्टेंट बता रहे हैं कि ये जो है पुरुष बिल्कुल चित्रकारी ही करेंगे, महिलाएं क्रिकेट खेलेंगी, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं हम तो। रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं का प्रोत्साहन कर रहे हैं, क्या हम रूढ़िवादी बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो रूढ़िवादिता हटा रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो महिलाएं हैं वो क्रिकेट भी खेल सकती है। लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं हम, कि जो काउंटर कर रहे हैं हम, जो भी रूढ़िवादिता है उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? हमें बताना है कि बच्चे को जो मूल्य आ जाते हैं, बच्चों में कुछ विश्वास आ जाते हैं, कुछ ज्ञान आ जाता है अंतःक्रिया से, तो ये क्या कौन कौन ये भूमिका निभाते हैं? क्या मीडिया निभाता है? बिल्कुल निभाता है। टेलीविजन से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, चाहे वो मोटू पतलू देख रहे हो या वीडियो गेम खेल रहे हो, इस प्रकार उनमें कुछ ना कुछ मूल्य आ जाते हैं। विद्यालय में से भी मूल्य आते ही है, शिक्षक उन्हें कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं, उनका सामाजिकरण होता ही है वहाँ पर। विद्यालय में बहुत सारे बच्चे मिलते हैं और इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करके वे सामाजिकरण करते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोनों। परिवार में तो सबसे पहले सामाजिकरण होता है, पास पड़ोस में भी सामाजिकरण होता ही है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये चारों विकल्प सही हैं, इस प्रकार वो 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं और यही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? अब बताना है कि आप व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, उसकी विशेषताएं दी हुई है यहाँ पर। दूसरों की मनोदशा, ध्यान रखना है, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता है दूसरों की मनोदशा है, स्वभाव है, प्रेरणा है, अभिप्राय को उचित, जो भी मीनिंग चाहते हैं वो उस प्रकार से उचित तरीके से समझ रहा है, वो पता लगा ले रहा है और रेस्पॉन्स कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। तो ये किस प्रकार की योग्यता है? जब दूसरों की बात आती है तो वहां शब्द आता है इंटर, ध्यान रखना है, अंग्रेजी में शब्द आता है इंटर, और जब खुद की बात होती है तो वहां शब्द आता है इंट्रा। आप अंग्रेजी में याद रखिए, दोनों शब्द एक ही बार में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आ जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इंग्लिश में याद रखना है कि इंट्रा खुद के बारे में बात होता है और इंटर दूसरों के बारे में बात किया जाता है। तो यहाँ देखना है दूसरों की मनोदशा के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पर इंटर आएगा, इंट्रा मतलब खुद के बारे में बात होती। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये इंटर के बारे में बात हो रही है, इंटर पर्सनल के बारे में बात होती है, अंतः व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर अंतः वैयक्तिक में आ जाता है दूसरों के बारे में, तो यह अंतः वैयक्तिक के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर यही है, प्रकृतिवादी अंतरावैयक्तिक यहाँ नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें नैदानिक भी नहीं है। इस प्रकार इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? हम बच्चों का मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं हमें बताना है। पहला है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग कर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं हम। क्या इस प्रकार कर रहे हैं हम कि भाई आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, आपने फर्स्ट क्लास आया है, आप सेकंड क्लास आए हैं, इस प्रकार हमें करना नहीं है। इस प्रकार वर्गीकृत करने के लिए हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं कि किस प्रकार हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है यह तो। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बिल्कुल हम ऐसा करते हैं कि समय के साथ जो भी परिवर्तन हो रहे हैं बच्चों में, उनकी प्रगति देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने सीख लिया, क्या क्या हम और सिखा सकते हैं, इस प्रकार हम बिल्कुल देखते हैं। ये दोनों ऑप्शन सही है। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ बिल्कुल चर्चा करते हैं कि भाई ये हम आपका बच्चा ये बिल्कुल इस क्षेत्र में बिल्कुल इंटेलिजेंट है, इसका पक्ष हम बताते हैं और उनकी संभावना भी बताते हैं कि ये इंजीनियर बन सकता है, ये डॉक्टर बन सकता है, ये बिल्कुल नर्तक बनेगा, ये चित्रकारी करेगा। इस प्रकार हम बताते हैं अपने उनके माता पिता को, बच्चों के माता पिता को। तो ये 3 ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट है और ये ऑप्शंस नंबर 3 में है। और इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रगतिशील शिक्षा की जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, संस्थापक सिद्धांत है, उनके बारे में। प्रगतिशील शिक्षा में कहा जाता है स्वाभाविक रूप से विकसित होने की स्वतंत्रता देनी है बच्चों को खुद से सीखना है, इस प्रकार का हमें वातावरण देना है। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होगा, ना कि ये कहेगा कि यही नॉलेज है, बिल्कुल आप रट लीजिए इसे, इस प्रकार नहीं कहना है शिक्षक को। ऐसे कहती है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। और कहा जाता है छात्र विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, खुद से सीखता है, वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण करता है। और यहाँ हमें इस प्रकार से शिक्षक को अन्वेषण करना है, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना है और बच्चों को पढ़ाना है। हमें साइकोलॉजी पढ़नी है बच्चों की और पढ़ाना है उनको, ऐसा कहा जा रहा है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में। बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाली हर एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसा कहा जा रहा है। बाल जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल और घर के बीच सहयोग स्थापित करना है। बच्चों के माता पिता से भी पूछना है कि किस प्रकार बच्चा पढ़ रहा है, किस प्रकार आगे बढ़ सकता है, वो क्या आप देख रहे हैं उसमें परिवर्तन। शैक्षिक आंदोलनों के रूप में अग्रणी रूप में प्रगतिशील सूचक के स्कूल के बारे में बात हो रही है कि इस प्रकार हमें आंदोलन चलाना है और इस प्रकार प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बढ़ा चढ़ा करके हमें ये स्कूल स्थापित करने हैं, ऐसा कहा जा रहा है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में। तो हमें बताना है क्या यह पाठ्य पुस्तक केंद्रित है? बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करती है प्रगतिशील की अवधारणा कि हर एक बच्चा किस प्रकार सीख सकता है। एक प्रकार से हम कहें तो बाल केंद्रित अवधारणा भी इसमें शामिल हो जाती है और यही बाल केंद्रित अवधारणा में आ जाता है। मानक निर्देशन मूल्यांकन नहीं होता है, इसमें हम कोई एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर देते हैं कि सभी बच्चों का मूल्यांकन हम इस प्रकार करेंगे, तो बिल्कुल ये गलत है। प्रगतिशील शिक्षा में ऐसा नहीं कहा जाता है। बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड भी नहीं होती है कि बाहर से हम प्रेरणा दे रहे हैं, पुरस्कार पे पुरस्कार देते जा रहे हैं बच्चों को, और इस प्रकार का मूल्यांकन मानदंड हम नहीं बनाते हैं प्रगतिशील शिक्षा में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास में व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? हमें समझना है कि अलग अलग प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता है, बच्चों का विकास है अलग अलग प्रकार से हो रहा है, तो क्या क्या फैक्टर हमें ध्यान रखने हैं, क्या क्या कारक हमें ध्यान रखने हैं, हमें बताना है। वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। वंशानुगत केवल एक ही पक्ष शामिल है यहाँ पर, जबकि हम जानते हैं कि व्यक्तिक विभिन्नता में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट भी शामिल होता है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों शामिल होते हैं, और यहाँ पर एक ही पक्ष शामिल किया गया है। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, यहाँ पर भी एक ही विचार शामिल है, इस प्रकार ये ऑप्शन नहीं है। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, केवल शरीर और केवल दिमाग नहीं, समाज और ये आर्थिक सामाजिक, इस प्रकार बहुत सारे क्षेत्र हमें ध्यान देने हैं। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि वंशागत विशेषताएं हमारा जिस प्रकार का भी हमारा शारीरिक विकास निर्धारित है वंशागत विशेषताओं के कारण, और पर्यावरणीय कारणों के जिस प्रकार हम उसे बढ़ा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, उस प्रकार उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना है हमें, जिससे हमें व्यक्तिगत भिन्नता को अच्छे से समझ जाएगा, अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताना है। विकास का सिद्धांत नहीं है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, बिल्कुल सिद्धांत है भाई, एक सा विकास नहीं होता है सब में। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल सही है, क्रमिक रूप से होता है विकास। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित भी होता है, बिल्कुल धीरे धीरे घटित होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय से ही निर्धारित होती है, गलत बात है। विकास में इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का रोल होता है, और दोनों की गति जन्म से एक ही कारक है, यहाँ पर जन्म की बात हो रही है, तो जन्म से ही निर्धारित नहीं होती है। पर्यावरण भी इसे प्रभावित करता है विकास को। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये विकास का सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं है, और यही यहाँ पूछा गया है कि क्या विकास का सिद्धांत नहीं है, वही हमें बताना है। तो इसका उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है
कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। मतलब लड़कों से अधिक बातचीत कर रहे हैं। शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक बातचीत कर रहे हैं, लड़कियों से कम बातचीत कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें बताना है। लड़कियों की तुलना में या यदि ऐसा ये करते हैं तो क्या क्या इससे पता चल रहा है ये बताना है हमें। लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है, गलत बात। लड़कियां भी आजकल आप देख रहे हैं किस प्रकार से बढ़ चढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में भाग ले रही हैं। ये तो गलत ही है कि क्षमताएं अधिक होती है, पहले से आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, ये भी गलत बात है। इस प्रकार ये विवेचन नहीं कर रहा है कि ये ध्यान दे रहे हैं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन बता रहा है, विभेद बता रहा है कि शिक्षक ये सब कर रहा है, मतलब ये विभेद किया जा रहा है। इनमें कोई भी कर सकता है, शोध अध्ययन है, ये कहाँ का है पता नहीं है हमें, लेकिन ये इस प्रकार डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, यहाँ पर विभेद किया जा रहा है लड़कों और लड़कियों में कि आप लड़कों को अधिक बातचीत कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं और लड़कियों को आप पीछे छोड़ दे रहे हैं। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षण में आप लिंग पक्षपात कर रहे हैं कि लड़कों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लड़कियों को कम, ये बिल्कुल पक्षपात है, जेंडर बयास है यहाँ पर। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत है। लड़कियां ज़्यादा बातचीत करती है भले से, लेकिन यहाँ पर जो है ये लिंग पक्षपात का उदाहरण है कि जो लड़कियों को प्रोत्साहन कम दिया जा रहा है, लड़कों को से अधिक बातचीत की जा रही है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। जो समस्या आई है हमारे पास, मूल रूप से सोचता है विद्यार्थी, उसका अपसारी समाधान देता है, अलग अलग तरीके से समाधान देता है, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन प्रदान करता है, बिल्कुल नया मूल समाधान प्रदान करता है, अलग अलग विविध प्रकार से समाधान प्रदान करता है। तो ये किसकी विशेषता है? अहम केंद्रित बच्चों की विशेषता, नई छति। और ये होती है विशेषता सृजनात्मक बच्चों की। सृजनात्मक बच्चे नया नया समाधान देते हैं, क्रिएट करते हैं, विविध प्रकार से समाधान प्रदान करते हैं, ना ही ये अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की विशेषता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? इसका मतलब है कि जो विजुअली चैलेंज्ड चिल्ड्रन हैं, देख नहीं सकते हैं अच्छे से, दृश्य रूप से बाधित हैं, उनके साथ शिक्षक को किस प्रकार का एडाप्टेशन करना चाहिए, किस प्रकार का अनुकूलन करना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, उनको बताना है हमें। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। बिल्कुल, बच्चा देख नहीं पा रहा है तो आप उसे बताइए कि इस प्रकार छूकर आप महसूस करिए, स्पष्ट रूप से बोले, जिस प्रकार वह सुन तो सके, देख तो नहीं सकता, लेकिन स्पष्ट रूप से सुनेगा तो कुछ ना कुछ उसे समझ में आएगा। इस प्रकार की सामग्री हमें अधिक मात्रा में प्रयोग करनी है दृष्टि रूप से बाधित विद्यार्थियों के लिए। कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। अब बच्चा पहले से ही देख नहीं पा रहा है और आप दृश्य प्रस्तुति लगा रहे हैं, गलत बात है। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें। बिल्कुल, देखने वाली दृष्टि रूप से तो पहले से ही बाधित है, तो आप उसे छूकर महसूस करवाइए, स्पष्ट रूप से बोलिए आप, इस प्रकार आपको करना है। स्वयं अभिविन्यास करना, ये तो हमने देखा, ये गलती है। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान फिर देखने वाली चीज करवा रहे हैं आप, गलत है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम करवा रहे हैं हम, बच्चों से बोल रहे हैं कि आप खुद से सीखिए, कोऑपरेट करिए, एक दूसरे को और सीखिए, इस प्रकार का अधिगम हम करवाना चाहते हैं। पीयर ट्यूटरिंग की बात कर रहे हैं हम उम्र साथियों के साथ आप शिक्षण करवा रहे हैं। इस प्रकार समावेशी कक्षा में क्या उपयोग कर रहे हैं आप, तो किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए आपको बताना है कि बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए, ऐसा कोऑपरेटिव लर्निंग और हम उम्र साथियों के साथ अधिगम। देखिए, जब बच्चा हम उम्र साथियों के साथ सीखेगा तो अच्छे से वार्तालाप करेगा, बिल्कुल चर्चा करके बिल्कुल अच्छे से सीख पाएगा वो। तो बिल्कुल हमें सक्रिय रूप से बढ़ाना चाहिए, इसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, डिस्करेज नहीं करना है हमें, कभी कभी प्रयोग नहीं, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा करके बोलना है कि आप बिल्कुल सक्रिय रूप से इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने सहयोगी के साथ सीखिए।
प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत बात है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समावेशी कक्षा है, हमारे पास कोई दृष्टिबाधित बालक है, कोई दिव्यांग बालक है, कोई अधिगम लर्निंग वाला बालक है जिसमें जो अच्छे से सीख नहीं सकता है, धीरे से सीखता है। तो इस प्रकार अलग अलग डाइवर्स क्लासरूम है, विविध अधिगमकर्ता वाली कक्षा है हमारे पास। तो हमें बताना है कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या सभी को एक रूप से सिखा देना है, यूनिफॉर्म नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर दृष्टिबाधित भी है, कोई धीरे से सीख रहा है, कोई जल्दी से सीख रहा है, तो एक रूप निर्देशन हम नहीं कर सकते हैं। मानकीकृत परीक्षण भी हमें नहीं करना है, एक ही प्रकार का परीक्षण हम नहीं बना सकते हैं। कोई विकलांग बालक है, कोई दिव्यांग है, तो इस प्रकार उन्हें एक परीक्षण टेस्ट ही नहीं करवा सकते हैं, कुछ एक्टिविटी भी देनी पड़ेगी। कुछ क्रिएटिव चिल्ड्रन भी है वहाँ पर, तो उन्हें नया नया कुछ अलग से देना पड़ेगा, एक ही प्रकार का टेस्ट हम दे नहीं सकते हैं। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा नहीं, हमें प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन भी नहीं बढ़ाना है वहाँ पर। बेचारे अब दृष्टिबाधित बालक है तो वो कैसे कॉम्पिटिशन करेंगे। विशिष्ट शिक्षा योजना बनानी है, वहाँ पर हमें अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से किस प्रकार शिक्षा दी जाए, इसकी विशिष्ट योजना बनानी है, विशिष्ट शिक्षा योजना बनानी है समावेशी कक्षा में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हमें बताना है कि किस प्रकार बच्चे सीखते हैं, उससे उनकी विशेषताओं से क्या मिलान करता है। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। अब ये सुन नहीं पा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं, गलत बात है। ये तो सुन नहीं पा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये दिखाना नहीं है कोई चीज़ें इन्हें। भाई सुन नहीं सकता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो देख नहीं सकता है, ये गलत है, ये बिल्कुल मिलान उचित नहीं है। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, अब पढ़ नहीं सक रहा है उस प्रकार का अधिगम करता है, तो क्या वो धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी है? बिल्कुल सही बात है, यही पठन अक्षमता होती है, यही डिसलेक्सिक लर्नर्स होते हैं। सृजनात्मक अधिगमकर्ता, बच्चा नया नया कुछ बनाता है, तो क्या अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे है? गलत बात है, बहुत जल्दी ही कर लेता है वह तो। अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता अटेंशन डेफिसिट लर्नर है, उसमें ध्यान नहीं जाता है अच्छे से। उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रखना, गलत बात है, लंबे समय तक अवधान बनाए नहीं रख सकता है वो, क्योंकि अवधान में उसकी कमी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये पठन अक्षमता के बारे में बिल्कुल उचित मिलान किया गया है, ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। अधिगम सार्थक होना चाहिए, अच्छे से अधिगम होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए लर्निंग। इस प्रकार से हमें कौन सा सेंटेंस नहीं बता रहा है, ये हमें बताना है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, बिल्कुल ये तो सार्थक है, बिल्कुल जो पहले से सीखा हुआ है बच्चे उसमें जोड़ जोड़कर हमें अच्छे से सिखा रहे हैं। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये बिल्कुल गलत बात है, आप उनकी स्मृति को जोर नहीं देना है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना है, बिल्कुल ये इससे तो परिणत हो रहा है, अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है, हमें बताना है। इसमें ये परिणत हो रहा है, इसमें भी परिणत हो रहा है सार्थक, इसमें भी परिणत हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें परिणत नहीं हो रहा है, ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना है। ये सार्थक नहीं है अधिगम, इसमें बिल्कुल नए ज्ञान को जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल सार्थक है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं जिसमें हो रहा है वो हमें बताना है, तो इसमें भी सार्थक हो रहा है। और एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए इसमें भी बिल्कुल सार्थक अधिगम है, अनेक तरीकों से डिफरेंट तरीके से सोच रहा है बच्चा, अलग अलग तरीके से समाधान प्रस्तुत कर रहा है, तो ये सभी सार्थक के उदाहरण है और ये सार्थक नहीं है। तो हमें पूछा जा रहा है कि जो परिणत नहीं हो रहा है सार्थक वही बताना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता। क्या बताना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो कहता है इन्वायरमेंट, उसके साथ जो अनुकूल नहीं हो सकता, नहीं आपको ध्यान रखना है, नहीं कभी कभी गलत हो जाता है इससे अपना उत्तर। तो विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर दिए जा रहे हैं, बिल्कुल अनुकूल है ये तो। कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बच्चे अपना नॉलेज, संरचना बना रहे हैं नॉलेज की, इस प्रकार सार्थक हो रहा है ये अधिगम। समस्या समाधान करके अपने ज्ञान की रचना कर रहे हैं, संरचनात्मक परिवेश के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, अनुकूल हो रहा है। यहाँ पर हमें बताना है कि क्या अनुकूल नहीं हो रहा है। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित
वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। बिल्कुल इसमें भी ज्ञान की रचना कर रहे हैं विद्यार्थी, अपने कार्य में केंद्रित है, वार्ता कर रहे हैं, इस प्रकार से रचना कर रहे हैं अपने ज्ञान की। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचार एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं एवं उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए अधिगम शिक्षक योजना बनाते हैं। बिल्कुल शिक्षक योजना बना रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, विचार उनसे कर रहे हैं, उनके अनुभवों को शामिल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल संरचनात्मक परिवेश के बारे में है तीनों ऑप्शन। इसके बाद जो ऑप्शन है वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से इसके बारे में नहीं होगा, अनुकूलन नहीं होगा संरचनात्मक अधिगम के बारे में, परिवेश के बारे में। तो यही ऑप्शन सही है। देख लेते हैं हम क्या कहता है ये। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक करते हैं। प्रदर्शन पर फीडबैक नहीं करना है, प्रदर्शन तो हो जाएगा यदि हम प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। तो प्रक्रियाओं पर हमें ध्यान दे रहा है कि किस प्रकार हम लर्निंग करवा रहे हैं बच्चों की, किस प्रकार हम बच्चों को सिखा रहे हैं। सत्रावसान मूल्यांकन नहीं करना है कि आप बिल्कुल बाद में जो भी पढ़ा है आपने उसका मूल्यांकन कर दिया, बीच में कौन करेगा फिर। तो इस प्रकार ये बिल्कुल संरचनात्मक परिवेश के बारे में अनुकूलन नहीं हो रहा है और यही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को खालिस्तान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय खालिस्तान की। हमें क्या करना है, लर्निंग गोल्स आपको बच्चों को निर्धारित करवाना है। अब बच्चे यदि अच्छे से सीख जाएंगे तो परफॉर्मेंस उनमें आसानी से आ जाएगा, परफॉर्मेंस गोल तो आ ही जाएगा। तो हमें एक शिक्षक को क्या करना है, विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ना कि प्रदर्शन लक्ष्य। ये उल्टा लिखा हुआ है, गलत बात है। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचाना नहीं है बच्चों को, बिल्कुल सफल करवाना है। अंक लेने के लिए लक्ष्य तो करवाना ही नहीं है, अंक लेने के लिए लक्ष्य तो होगा ही नहीं, असफलता से बचने, ये तो गलती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। अच्छे से हम सिखा रहे हैं, इफेक्टिव लर्निंग हो रही है क्लासरूम में, बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं सक्रिय रूप से, तो वो बताना है कि कौन से उदाहरण सही है। इसके लिए लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, बिल्कुल ये तो समय सारणी आपने पहले से ही तय कर दी, तो ये बच्चे किस प्रकार से ये निर्णय करेंगे, हो सकता है कि बच्चे अलग अलग समय में सीखें, ये गलत बात है। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बना रहे हैं, बिल्कुल इस प्रकार से कॉन्सेप्ट मैप बना करके समझा रहे हैं बच्चों की ये कॉन्सेप्ट है, इसकी ये विशेषताएं हैं। इस प्रकार बच्चों को ऑर्गेनाइज रूप में दे रहे हैं, बिल्कुल संगठित रूप में ज्ञान प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैप से बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये ऑप्शन उचित है। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल सही है कि ये उदाहरण है, इससे बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट सही हो रहा है। लेकिन दूसरा उदाहरण भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि ये फेल भी हो जा रहा है कई जगह ये कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल दोनों तरीके से बच्चों को समझ में आएगा, क्या नहीं है क्या है ये सब समझ में आ जाएगा बच्चों को। इसके बारे में वे सोचेंगे तो बिल्कुल इफेक्टिव लर्निंग होगी, वहाँ पर प्रभावी अधिगम होगा। हम उम्र साथी को समझाने से भी बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, स्वयं से प्रश्न करेंगे तब भी यहाँ अच्छे से सीखेंगे। और देखिए यहाँ पर यदि आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे, बिना लक्ष्य के कुछ होता नहीं है, तो ये भी उचित ही है यहाँ पर कि आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया, टाइम निर्धारित कर दिया कि बिल्कुल इतने समय में आपको करना है, तो बिल्कुल फोकस्ड काम करेंगे बच्चे, प्रभावी अधिगम होगा। तो ये बिल्कुल पाँचों यहाँ पर सही है, तो वो 4 ऑप्शन में है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आप बाहर से बच्चों को दे रहे हैं पुरस्कार और कह रहे हैं कि आप सीखिए, तो ये कौन सा उदाहरण है हमें बताना है। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। बच्ची खुद से अपनी आनंद ले रही है गृह कार्य में ही, खुद से अभिप्रेरित है। यह बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, बिल्कुल ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। खुद से बच्ची चाह रही है कि मैं खुद से सीख लेती हूँ, गृह कार्य करने में अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, बिल्कुल ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा है, खुद से ही समझ रही है वह। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, बिल्कुल बाहर से अंक दे रहा है बच्चा, खुद से बच्ची अभिप्रेरित नहीं है, इसलिए कार्य कर रही है क्योंकि जो शिक्षक है वो नियत कार्य के लिए जो भी वो करेगी उसके लिए अंक दे देते हैं। तो ये बिल्कुल बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो इसका सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए आपको बताना है। प्राथमिक कक्षा कक्ष है, प्राइमरी क्लासरूम है, बच्चे 5 से 10 साल के हैं, इस प्रकार के बच्चे हैं, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? केवल उदाहरण देने चाहिए। केवल उदाहरण से समझ में नहीं आएगा बच्चे को, केवल गैर उदाहरण से भी समझ में नहीं आएगा कि एक जो है 2 + 2 = 4 होता है। एक एग्जाम्पल दिया, इस प्रकार का नियम आपको सिखाना है। तो ये एग्जाम्पल दिया बहुत सारे इस प्रकार के जोड़ने के नियम के लिए, और उसके और भी नियम सिखाएं कि इस प्रकार हमें गैर उदाहरण भी प्रदान किया कि इस प्रकार घटाना भी हो सकता है कभी कभी आपको। तो ये दोनों प्रकार से आपको सिखाना है, कभी भाग भी सिखाना है, कभी गुणा भी सिखाना है, कभी आपको इस प्रकार जोड़ना घटाना ये सब संक्रियाएं करके बताना है बच्चों को। उदाहरण भी देने हैं, गैर उदाहरण भी देने हैं, इस प्रकार से करना है आपको। गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, एक ही प्रकार के उदाहरण से बच्चे अच्छे से नहीं सीखेंगे। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, गलत बात है, दोनों देने चाहिए, बिल्कुल दोनों से बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? बच्चे मीनिंग बना रहे हैं, अर्थ अच्छे से बना ले रहे हैं, तो किस प्रकार की गतिविधि, किस प्रकार की रणनीति आपको कक्षा में करवानी है? क्या अन्वेषण एवं परिचर्चा से बिल्कुल बच्चे अर्थ निर्माण करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, खुद से खोजेंगे, चर्चा करके समझ में आ जाएगा बच्चों की कि क्या इसका अर्थ है। शिक्षक से चर्चा करेंगे, अपने सहपाठियों से करेंगे, अपने वयस्कों से करेंगे, इस प्रकार वे बिल्कुल अर्थ निर्माण को बढ़ावा देंगे। अन्वेषण एवं परिचर्चा में सूचनाओं का संचरण ही कर लेंगे, केवल इंफॉर्मेशन को याद करने से केवल उनमें अर्थ निर्माण नहीं होगा। दंडात्मक साधनों का प्रयोग करके आप दंड देंगे और उससे आप ये समझेंगे कि बच्चों को समझ में आ गया, गलत बात है यह। एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण से भी टेस्ट कर रहे हैं आप, पहले बच्चों को चर्चा करने का अवसर तो दीजिए, फिर टेस्ट करिएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। बच्चों की गलतियां हैं, कुछ कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं है, मिसकंसेप्शन है, तो ये क्या बताते हैं हमको? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, बच्चे गलतियां करते हैं उसी से सीखते हैं आगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे बच्चे और भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी बिल्कुल नहीं करना है, बच्चों की गलतियों को सुधारना है, उनसे खुद से सीखने का मौका देना है। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में निम्न स्तर की नहीं होती है, अच्छी क्षमता होती है, उनमें भी वयस्क स्तर की हो सकती है यदि आप उन्हें अच्छे से अधिगम प्रक्रिया में संलग्न करेंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेम है तो उसमें किस रूप में देखा जाता है बच्चे को? बच्चे संरचनात्मक ढांचा जो होता है वो पियाजे और वाइगॉस्ट के सिद्धांत के अनुसार उसमें कहा जाता है कि बच्चे खुद से अपने अर्थ का निर्माण करते हैं, ज्ञान का सृजन करते हैं, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषण करते हैं, इस प्रकार कहा जाता है संरचनात्मक ढांचे की अवधारणा में। लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान एवं संवेग में वयस्क की तुलना में कम है, बिल्कुल कम नहीं समझा जाता है संरचनात्मक अवधारणा में। लघु वयस्क के रूप में समझा जाता है, आकार, संज्ञान, संवेग ये सब होता है इनमें, ऐसा कहा जाता है, बिल्कुल कमी नहीं होती है, ये ऐसा नहीं कहा जाता है इसमें। कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जा सकता है, ऐसा भी नहीं कहा जाता है। संरचनात्मक ढांचे में तो कहा जाता है कि बच्चा खुद से अपने ज्ञान का सृजन कहा जाता है सक्रिय रूप से। निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है, ऐसा भी नहीं कहा जाता है संरचनात्मक ढांचे में। एक समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषण, बिल्कुल सही है, ऐसा ही कहा जाता है संरचनात्मक ढांचे में कि बच्चा जो समस्या समाधान करता है वैज्ञानिक रूप से अन्वेषक के रूप में अपने ज्ञान की रचना करता है, ऐसा ही कहा जाता है संरचनात्मक ढांचे में, कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेम में। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होती है? सहयोगात्मक अधिगम करवा रहा है शिक्षक, वहां पर टीचर्स जो है वो बच्चों को सहयोग कर रहा है अधिगम में, तो क्या भूमिका होनी चाहिए? एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे को करना चाहते हैं उन्हें करने देना, गलत बात। मूक दर्शक नहीं होना है, उनको तो बिल्कुल निर्देश करना है, फैसिलिटेट करना है, यहाँ पर उनके अधिगम में सहायता करना है, मूक बनकर देखना नहीं है। कक्षा को छोड़ देना
देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, ये भी गलत है। यहाँ भी जो शिक्षक है उसको भूमिका निभानी है, उन्हें सहयोग देना है। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, बिल्कुल सही है। आपको देखना है, सहयोग करना है और प्रत्येक समूह में देखना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस प्रकार बच्चे सीख रहे हैं, इस प्रकार निगरानी करना है आपको, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो फिर कमजोर बच्चे कैसे सीखेंगे, गलत बात है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? क्या जो विकास है और अधिगम है किस प्रकार संबंधित है, हमें बताना है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत बात, संबंधित है। अधिगम विकास का ध्यान देने बिना घटित होता है, गलत बात। अधिगम एवं विकास पूरी तरीके से संबंधित है, बिल्कुल अंतर संबंधित है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, गलत बात है। विकास और अधिगम इतना संबंध है कि हम इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि कौन ज्यादा हो रहा है, कौन कम हो रहा है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके, जिसे हम कहते हैं मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, जिसे हम कहते हैं, को क्या कहा जाता है, हमें बताना है। जो पियाजे है वो जो मनोवैज्ञानिक इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है, पियाजे के अनुसार स्कीमा का अर्थ ऐसी मानसिक संरचनाएं हैं जिसका सामान्यीकरण संभव हो। यानी कि एक चीज जैसे हमने देखी, हमने अपने आसपास मोबाइल फोन देखा और हमने समझ लिया कि इस प्रकार का मोबाइल फोन सभी के पास है, तो इस प्रकार का हमने सामान्यीकरण कर दिया। यह संप्रत्यय वस्तुतः संज्ञानात्मक संरचना मानसिक प्राचलन के संप्रत्ययों से गहरे रूप में संबंधित है। हम उसकी एक स्कीम बना लेते हैं कि इस प्रकार की चीजें सभी के पास होगी, जहां भी हम ऐसा देखते हैं कि हम समझते हैं कि हाँ ये इस प्रकार का फोन है इसके पास। तो ये जो स्कीमा की बात करते हैं पियाजे, मानसिक उपकरण की बात नहीं करते हैं, स्कीमा की बात करते हैं पियाजे, स्कीम्स की बात करते हैं, प्रतिमान और ये मानसिक मैप की बात नहीं करते हैं पियाजे, बोलते हैं स्कीमा होता है, ये मनोवैज्ञानिक संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जाता है। बच्ची ने अभी तक जहाँ जो भी सीखा है उससे हम हेल्प करके आगे ले जाते हैं कि आप और ज़्यादा यहाँ तक के सीख सकती हैं, इस प्रकार हम उसका हेल्प करते हैं और वह अकेले पहुँच सकती है, हमें उसे यहाँ तक हेल्प करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त को प्रकाशित करती है, हमें बताना है कि क्या ये समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र है, कि यह साम्य धारण है, क्या यह संरक्षण है और क्या यह बुद्धि है। हमें देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जो भी हम वाइगॉस्की कहते हैं कि जो बच्ची कर सकती है और उसे हम इसके फोल्डिंग करते हैं, हेल्प करते हैं कुछ, और वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुंच सकती है। व्हाट आई कैन डू विथ हेल्प, जो बच्ची को सहायता करके हम यहाँ तक पहुँचाते हैं, और ये जो जोन होता है जो हम सहायता देखिए यहाँ तक पहुँचाते हैं उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इस प्रकार फ्रेंड्स क्वेश्चन यहीं से आया है, तो इस प्रकार इसका उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 1, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। लेव वाइगॉस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। लेव वाइगॉस्की क्या बताते हैं, ये जो बेसिक मेंटल कैपेसिटी होती है, बोलते हैं कि उसको किसके उच्च स्तर में बदला जा सकता है, कैसे उनकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है, ये बोला जा रहा है इस प्रश्न में। तो लेव वाइगॉस्की के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि लेव वाइगॉस्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है लर्निंग की, लेव वाइगॉस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ये कहते हैं कि बच्चा जो है यदि उसको सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सिखाया जाए तो वो अच्छे से सीखता है, अपने संज्ञानात्मक विकास को बढ़ा लेता है, उच्च स्तर में पहुंच जाती है उसकी योग्यता है, इस प्रकार कहा जाता है इनके सिद्धांत में। तो क्वेश्चन यहीं से आया है। पुरस्कार और दंड की बात नहीं करते हैं, ये सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, सामाजिक पारस्परिक क्रिया की बात करते हैं, अनुबंधन एवं अनुकूलन संगठन की बात ये पियाजे करते हैं, ये व्यवहारवादी करते हैं इस प्रकार की बात। और ये पियाजे व्यवहारवादी नहीं है, ये सामाजिक पारस्परिक क्रिया की बात करते हैं, ये कंस्ट्रक्टिविज्म फॉलो करते हैं, रचनावाद को फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। और इस प्रकार हमने जो सीटेट पेपर सेकेंड है जुलाई 2019 का है, इसको
इसको हम एनालिसिस कर लिया है, पूरी तरीके से समझ लिया है स्पष्ट रूप से। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।